नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 6 को एक साथ देखेंगे। देखिए, पेपर 1 में आपका जो है वो है सामाजिक सशक्तिकरण। पेपर 2 में है, ये देखिए यहाँ सोसाइटी हो गया, और पेपर 2 में आपका हो गया सोशल जस्टिस। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। पेपर 6 में सेम चीज है कि उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो आप वहां पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। 2023 भी चल रही है और 2024 की भी स्टार्ट है। 2023 की जो फीस है वो है आपकी 1000 रुपये और 1200 रुपये, पूरा मेंस तक का वन टाइम है। 2024 का है 300 पर मंथ। ये जो फीस है ये अभी एक दो दिन में या रिजल्ट से जस्ट, मैं बता दूं, रिजल्ट के जस्ट बाद हिंदी मीडियम की 2000 हो जाएगी और इंग्लिश मीडियम की 2500 हो जाएगी। ये एक जीरो ज़्यादा हो गया। चलिए, तो हम लोग आते हैं सामाजिक सशक्तिकरण पे। तो हम ये देखते हैं कि होता क्या है बेसिकली। तो अगर हम बात करें सोशल एम्पावरमेंट की, तो ये होता क्या है कि समाज के सभी वर्ग, मतलब सामाजिक सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि समाज के सभी सदस्यों को अपने जीवन पर समान अधिकार और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता से है। ठीक है, सभी व्यक्तियों को, मान लीजिए वो किसी भी वर्ग का हो, SC ST OBC, वो किसी भी लैंगिक स्तर का हो, जैसे कि महिला हो, पुरुष हो, या आपके ट्रांसजेंडर हो गए, किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो बच्चे हों, वृद्ध हों, या कोई आम जवान लोग हों, तो सभी लोग को अपने जीवन पर समान अधिकार और महत्वपूर्ण लेने की क्षमता ही सामाजिक सशक्तिकरण है। और हम इसको डिटेल में समझ सकते हैं कि है क्या चीज। या पहले हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन वाइज में कि सामाजिक सशक्तिकरण में कौन कौन शामिल हो सकता है। क्वेश्चन जो आएगा आपका वो यहीं से आएगा। कौन कौन हो सकता है? SC हो सकते हैं, ST, महिला, भिखारी हो गए, दिव्यांग व्यक्ति हो गए, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी, ग्रामीण जनसंख्या, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर। ये सब जो है मोटा मोटा क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आता है ऑलमोस्ट पे। यहाँ है सबसे पहले, यहाँ पे, फिर आपका मान लीजिए कि ये वरिष्ठ नागरिक हो गया या दिव्यांग हो गया। क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। तो ये आपके सामाजिक सशक्तिकरण में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, हम यहाँ डिटेल में देख लेते हैं कि होता क्या है। अगर हम बात करें कि आर्थिक रूप से, ठीक है, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आय की सुरक्षा हो। सामाजिक सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति की इनकम जो हो वो सिक्योर हो। अदरवाइज जब पैसे ही नहीं होंगे तो ना वो आर्थिक रूप से सशक्त होगा, ना ही वो सामाजिक रूप से सशक्त होगा। उसके बाद है उद्यमशीलता कौशल, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, अपने आप को मार्केट में टिकाए रहने रखने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ स्किल होना चाहिए। कुछ स्वामित्व भी होना चाहिए संपत्ति का, जैसे जहाँ भी वो रह रहे हो कम से कम एटलीस्ट एक घर हो। आप भारत में ऐसी बहुत से मलिन बस्तियां और लोगों को देखे होंगे, अभी गर्मी के मौसम में भी देखे होंगे कि पार्कों में रह रहे हैं, जाड़े में देखे होंगे कि किसी तरह से उनका बसेरा चल रहा है। दूसरा, अगर हम देखें कि सांस्कृतिक रूप में क्या क्या किस तरह से सशक्त हो सकते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक नियमों व मानदंडों को पुनर्परिभाषित करना। कुछ ऐसे नियम मानदंड जो पहले बने हुए हैं और जो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, उनको हटाना चाहिए। जैसे कि छुआछूत हो गया, ये पहले भी प्रासंगिक नहीं था, हालांकि छुआछूत सा हो गया, आपका SC ST के प्रति हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को हटाने की कोशिश करना चाहिए। जैसे LGBTQ का लॉ आया है, ठीक है, 2019 में आई थिंक आया था। तो इस तरह से पुनर्परिभाषित किया गया है। कुप्रथाओं को दूर करना, ठीक है, जैसे मान लीजिए सबरीमाला, इस तरह, जैसे ये किसी जेंडर विशेष को किसी जगह जाने की अनुमति ना मिलना। तो इस तरह की चीजें जो पहले लगता था कि एकदम सही है, वर्तमान में लगने लग गया है कि शायद ये सही नहीं है। उसी तरह वन पर्यावरण की रक्षा, इसको किस में ले सकते हैं? खासतौर पे ST पे ले सकते हैं, और वर्तमान आवश्यकताओं पे भी देख सकते हैं कि पर्यावरण के बिना जीवन जो है वो संभव ही नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे? तो आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए, तभी वो सामाजिक रूप से सशक्त होगा। किसी भी व्यक्ति में जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तभी उसके अंदर जो है आत्मसम्मान की भावना आएगी, और तभी वो कुछ अच्छा कर सकता है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी, और समाज से देश के लिए भी। समाज में जगह बनाना, जैसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।
जैसे कौन हो गया आपके अभी वर्तमान राष्ट्रपति हो गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। जिस वर्ग से आती हैं लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त हैं, इसलिए यहाँ पर हैं, इस पोस्ट पर हैं। कलाम साहब आ गए माइनॉरिटी से। तो इस तरह के जो लोग हैं वो आपका मनोवैज्ञानिक रूप से जब वो सशक्त होंगे तभी सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा। ज्ञान प्राप्त करना, जैसे कि कलाम साहब के इनसाइड इंडिया, ऐसे तमाम एग्जाम्पल। जब तक ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा से ही ज्ञान आएगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा वह व्यक्ति सशक्त नहीं हो सकता है, कोई भी हो। सोशली अगर देखा जाए कि सामाजिक रूप से कैसे, तो सामुदायिक कार्यवाही, अधिकार के लिए कार्यवाही, ठीक है। अधिकार के लिए कार्यवाही, मान लीजिए कि कोई महिला है तो उसके लिए कार्यवाही के लिए क्या है आपका, नेशनल वुमेन कमीशन है। ओवरऑल के लिए क्या हो गया, एनएचआरसी हो गया। उपभोक्ताओं के लिए क्या हो गया, तो उपभोक्ता संरक्षण आयोग हो गया, उपभोक्ता अधिनियम हो गए। सामाजिक समावेशन, ठीक है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, उन सब का इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। जब उनका इंक्लूसिव यानी कि समावेशी विकास होगा तभी जाकर के उनका सामाजिक समावेशन भी होगा। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि सामाजिक सशक्तिकरण है क्या, इस तरह से हमने देख लिया है। अब हम आ जाते हैं कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक है। कोई भी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे वो एससी एसटी हो, तो हम कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं कि है क्या। गरीबी और शोषण। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ एक पॉइंट ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ये अमीर व्यक्ति के बारे में ये प्रश्न नहीं है। फिर चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ये प्रश्न है उनके लिए जो इन वर्गों से संबंधित हैं, लेकिन आम तौर पर अधिकांश तौर पे वो गरीब है और शोषण का सामना कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये कहीं भी यूज़ होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कॉमन चीज़ है, जब आपको याद ना है तो आप इसको यूज़ करेंगे। निम्न साक्षरता दर व निम्न निम्नांकन दर, ठीक है, जब आए लिखिएगा। भारतीय सेंसस 2011 के अनुसार इसकी साक्षरता दर इतनी है, यानी कि निम्न साक्षरता दर है। आप इसको बताइएगा। खराब स्वास्थ्य और कुपोषित, यहाँ पे आप दीजिएगा, नेट से सर्च मारिएगा, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे एनएचएफएस, इस समय 5 या 6 जो भी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा डाल दीजिएगा। यही करना है, यही सब नंबर दिलाएगा आपका। ये जो डाटा डालते हैं करंट से लिंक कर देते हैं। निम्न स्वच्छता, ठीक है। कोई आलिशान महल में एकदम साफ सुथरा आदमी इन चीज़ों के लिए नहीं लड़ा रहा है, फिर वो किसी जाति धर्म से। तो जब आपका क्वेश्चन आएगा वो लोग ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो आप यहाँ पे निम्न स्वच्छता कॉमन डाल सकते हैं किसी के लिए भी। अंधविश्वासी, कुछ ऐसी परंपराओं को मानना, कुछ ऐसे कर्मकांड करना जिसका कोई लॉजिक नहीं है लेकिन कर रहे हैं क्योंकि ज्ञान की कमी है, शिक्षा की कमी है। उच्च बेरोजगारी, एक तो शिक्षा नहीं है, दूसरी बात स्किल्ड एजुकेशन नहीं है। जैसे आज के टाइम पे जैसे ही कोरोना लगा तो कुछ इंटरनेट से काम करने वाले लोग तो सरवाइव कर गए, लेकिन बाकी लोग का क्या हुआ। और उस तरह से भी जब से ग्लोबलाइज्ड इंडिया हो रहा है 1991 के बाद, फिर 2003 के बाद से, तब से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं कि आपके पास डिजिटल लिटरेसी भी हो, ना केवल लिटरेसी हो, डिजिटल लिटरेसी भी हो। तो ये चीज़ उनके में नहीं होती है, कम होती है। असंगठित क्षेत्र से जुड़े होते हैं, असंगठित क्षेत्र से जुड़े होते हैं तो इनका डाटा जो है वो सरकार के पास कम होता है। इसको सॉल्यूशन में आप स्ट्रीट वेंडर योजना डाल सकते हैं। भेदभाव, जैसे कि आमतौर पर एक घर में पुरुष और महिला यानी कि लड़का और लड़की होता है, उसमें भेदभाव होता है। सोसाइटी में आप देखेंगे एससी एसटी का और उनका जनरल का ये आपस में भेदभाव रखते हैं, और विभिन्न जाति का दूसरी जाति से भी भेदभाव रखते हैं। तो हमें यहाँ क्या यूज़ करना है, जो आपके समाज के शोषित, वंचित और कमज़ोर तबके के हैं, जिससे हमें क्वेश्चन आना है, वहाँ पे हम ये चीज़ डाल सकते हैं। उसके बाद हो गया दयनीय सामाजिक स्थिति। जाहिर सी बात है कि जब वो सशक्त नहीं है तो वो दयनीय ही होगा, तो आप इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है, 9, आप आराम से इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जो वहाँ पे सिलेबस में था ना, योजनाएं उत्तर प्रदेश के, उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए ये लिखा है ना, अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, ये लिखा है। और यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं। अब मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ और उससे आप ये काम कर लेंगे। अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं क्या है। पहली मान लीजिए सेंट्रल के 5 में इधर दे दिया हूँ, 3 इधर दे दिया हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है।
सुकन्या समृद्धि योजना, ये महिलाओं से रिलेटेड, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम समर्थ योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना। उत्तर प्रदेश में कौन सी चल रही है? लाडली योजना, राजश्री योजना, कन्या सुरक्षा योजना। उसके बाद अगर हम वृद्धों की बात करें तो पीएम वय वंदना योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, आईपीओपी रिवर्स मॉर्टगेज योजना। उत्तर प्रदेश की कौन सी है? वृद्धावस्था वृद्धावस्था आपका हो गया, पेंशन योजना हो गया, वृद्धाश्रम योजना हो गया, वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि हो गया। इसी तरह से आपको जो है ये चीज कलेक्ट करनी है। एससी, एसटी, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, यहीं से बस 4-5 से क्वेश्चन आएगा। तो 2 मैंने बता दिया है, उसी तरह से आपको बाकी चीजें करना है। 2 पेज में आपका पूरा ये 5 जो चीजें हैं, मतलब 3, एक पूरा का पूरा टॉपिक, एक पूरा का पूरा यूनिट और 2 टॉपिक ही आपका खत्म हो जाएगा। अगला चीज सिलेबस में जो था, कार्य निष्पादन कैसे, तो गठित तंत्र लिखा था वहां पे, विधि, संस्थान, निकाय, ये सब चीजें लिखी हुई थी ना। उसी पे आ जाते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन जब आएगा या तो एससी एसटी आयोग से आएगा, इनके गठन, इनके उद्देश्य से, नेशनल वुमेन कमीशन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, और ये है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग, समाज कल्याण मंत्रालय विभाग, और ओबीसी वाला। यहाँ से चीजें हैं। क्वेश्चन आएगा इसके गठन या उद्देश्य से या इसकी जो चुनौतियां हैं उससे। तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन चीज बता देते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। देखिए, गठन में तो आप ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए एनडब्ल्यूसी है तो इसका चेयरमैन कोई महिला होगी और उसके मेंबर से रिलेटेड 2-3 लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। उसी तरह से जैसे मान लीजिए एनएचआरसी है तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, ठीक है। ये गठन का आपको 2-3 का देखना पड़ेगा। लेकिन अब उद्देश्य क्या है या कुछ पॉइंट अंदर लिखना होगा कि तरीका क्या है कार्य करने का, तो वो कॉमन चीजें मैं बता दे रहा हूँ कि ताकि आपका दिमाग चलता रहेगा उस पर। जैसे कि वंचित वर्गों का कल्याण करना। अगर मान लीजिए राष्ट्रीय महिला से रिलेटेड आ रहा है तो यहाँ वंचित में कौन आ जाएगी? महिला। बाकी एससी एसटी कमीशन से रिलेटेड आ रहा है तो यहाँ कौन हो जाएंगे? एससी या आपके एसटी या माइनॉरिटी। तो इनका उद्देश्य क्या है? वंचित वर्गों का कल्याण करना। संवेदनशील प्रशासन की स्थापना करना। जैसे कई जगह होता है ना कि आज के टाइम पे पुलिस जो है वो किसी महिला से पूछताछ अगर करती है तो साथ में भी एक महिला होनी चाहिए। पुलिस स्वयं महिला को हाथ नहीं लगा सकती। उसी तरह का हरिजन एक्ट जैसे है। तो ये सब चीजें हैं जो संवेदनशील प्रशासन को बढ़ावा देते हैं। फिर सामाजिक न्याय, जो अस्पृश्यता है, छुआछूत या किसी के साथ आप गलत व्यवहार करते हो तो उसके लिए भी आप इन कमीशन से शिकायत कर सकते हैं। सशक्तिकरण के लिए प्रयास, जैसे विभिन्न तरह के लॉ बने हैं, ठीक है। आप कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। उचित न्याय, जैसे कोई वृद्ध है उसको कोई समस्या हो जाती है तो उसको भी उचित न्याय प्रदान किया जाए, और उस किसके माध्यम से? जो ऊपर गठित तंत्र है उसके माध्यम से। सरकार को संबंधित विषय की जानकारी देना, जैसे मान लीजिए एनडब्ल्यूसी है तो ये अपने जो शिकायतें आ रही हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ पे ये लॉ में ये चीजें हैं, ये डिमांड है, तो ये सरकार को रिपोर्ट देते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। प्रशासन पर दबाव, धरना देते लगते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कमीशन में, जैसे महिला है, जिले का एसपी भी है तो वो भी डरता है कि कहीं महिला आयोग से फोन ना आ जाए, कहीं से कुछ ना हो जाए। अगर वो गलत करते हैं तो वो डरते हैं। तो प्रशासन पर दबाव बनाने का काम भी ये तंत्र करते हैं, सिस्टम करते हैं। तंत्र को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। त्वरित निर्णय, आप स्पेशली अगर ये कमीशन है तो स्पेशली ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन की चीजें देख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे निर्णय जल्दी आएंगे, त्वरित रूप से होगा। उसके बाद हम कॉमन इंपॉर्टेंस, कुछ महत्व देख लेते हैं जो कॉमन, ऐसे अगर आएगा गठित तंत्र का या इन चीजों का महत्व क्या है तो आप कॉमन डाल सकते हैं। जैसे कि काम चयन करने की स्वतंत्रता। जब कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से सशक्त होगा और जब उसे काम को चयन करने की स्वतंत्रता मिलेगी तभी समझ लो सशक्त है। अब ये नहीं कि उसके पास मैला ढोने का ही कार्य है, उसको पैसा मिल रहा है लेकिन वो चूज कुछ और नहीं कर सकता है। या पहले के जमाने में जो वंशानुगत व्यवस्था थी उसको वो चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन अभी क्या है कि चेंज कर सकता है और करने के बाद ही उसका सामाजिक सशक्तिकरण होगा। सामाजिक हिंसा में कमी, जाहिर सी बात है जब लोग सशक्त होंगे तो कोई किसी को दबा नहीं पाएगा। जाति धर्म में एकता आएगी तो अपने आप ही हिंसा में कमी आ जाएगी। या एक कह सकते हैं कि जब शिक्षा और वैज्ञानिक सोच या तर्क में बढ़ोतरी होगी तो भी ये चीजें कम हो जाएंगी। भेदभाव में कमी, शोषित वर्गों का कल्याण, ठीक है। वर्तमान में जो रिजर्वेशन होता है
कहीं न कहीं एक प्रिविलेज देने के लिए दिया जाता है। SC, ST, EWS, OBC तमाम जो भी हैं। एकता व अखंडता, ठीक? जो मैंने यहाँ बताया कि जब सभी लोग मिल-जुल कर रहेंगे तो देश में भी एकता और अखंडता को खतरा जो है नहीं होगा। नैतिकता व मानवता पर बल, इसको आप एथिक्स से भी जोड़ सकते हैं। जब एथिक्स के पेपर में लिखें तो वहाँ लिख दें सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। नैतिकता और मानवता पर बल देने के लिए, या भ्रष्टाचार पे लिखें तो भी आप इसको लिख सकते हैं। इंटरलिंक करिएगा, हर जगह इंटरलिंक का ही मामला है। सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी फलेगी फूलेगी जब वहाँ के लोग सशक्त होंगे, वहाँ के लोगों में एकता होगी और आपसी प्रेम भाईचारा से रहेंगे। तभी आर्थिक वृद्धि होगी और इसी आर्थिक वृद्धि से आर्थिक विकास होगा, दोनों में अंतर होता है। समावेशी विकास, ठीक है, इन सब चीज़ों से आर्थिक व सामाजिक समानता। आप ये देखते होंगे जितने भी हाई क्लास हैं उनका जाति धर्म से मतलब नहीं होता, वहाँ क्लास चलता है। डॉक्टर डॉक्टर क्लास होता है, IAS IAS क्लास होता है, ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स, या आपका मंत्री मंत्री का क्लास होता है, एक्टर एक्टर क्लास होता है। वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे वर्ग आधारित भी भेद होता है, क्योंकि वहाँ क्लास का अंतर है, वहाँ जाति धर्म वाला नहीं है, वहाँ अमीरी और गरीबी वाला चीज़ें हैं। और वर्तमान में ये हर जगह घुस रही है, किसी भी चीज़ में आप देखेंगे। तो ओवरऑल हो गया, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। तो आपको बस जो मैंने 2 चीज़ बताई है कि 3 जगह आप कल्याणकारी योजनाओं के नाम देख लीजिएगा, यूपी के और उसके, तो एक साथ आपका ये चीज़ें कवर हो जाएगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूपी 5, पेपर 5 एंड पेपर 6 जो है, वो कहीं न कहीं 1, 2, 3 को उत्तर प्रदेश से लागू करते जाइए, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप रेगुलर आंसर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे लिंक दी हुई है, आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट होके आ सकते हैं। और अभी काफ़ी लोग जुड़े भी हैं, लोग कर भी रहे हैं, और आप 23 नहीं तो 24 के लिए शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।